सबसे अमीर आदमी और ये है मेरा बनाया हुआ बर्गर। और एक और बात, उस बर्गर के अंदर की पैटी इस चीज से बनी है और मैं इसे कच्चा इसलिए खा पा रहा हूँ क्योंकि ये पूरी तरह से प्लांट से बना है। आप जानते ही हैं, हर साल मैं अपने 12 वीडियो में से एक को ये दिखाने के लिए बनाता हूँ कि लोग दुनिया को बेहतर बनाने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 साल पहले एक पेपर का बना सेंट्रीफ्यूज और माइक्रोस्कोप था जो 51 सेंट्स में मलेरिया का पता लगा सकता था, जबकि बाहर इसकी जांच $10,000 में होती है। और फिर पिछले साल एक जादुई पाउडर था जो गरीब देशों को कंटेमिनेटेड पानी को साफ पानी में बदलने में मदद करता है। ये तब की बात है जब मैं पहली बार बिल गेट्स से मिला और उनके लिए मेरी आंखों में इज्जत और बढ़ गई जब उन्होंने मेरे बनाए गए पिज्जा रोल्स खाए, वो भी बड़े प्यार से। मैं पिछले कुछ सालों से प्लांट बेस्ड मीट को बनाए जाने की प्रक्रिया पर नजर रख रहा था और उनका कहना है कि वो दिखने और टेस्ट में मीट जैसे हैं, लेकिन वो प्लांट से बने हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं मीट खाता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा। मैंने बचपन से ही हर खाने में किसी ना किसी रूप में मीट खाया है। मेरे खाने का पसंदीदा टाइप है बारबेक्यू। अब चाहे जैसा भी हो, मुझे हमारे विज्ञान पर पूरा भरोसा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए वास्तव में कमर कसने और इस पौधे आधारित मांस की तह तक जाने का समय है। और इसीलिए मैं जवाब ढूंढने की तलाश में ये 3 सवाल पूछ रहा हूँ। सबसे पहला, इसका टेस्ट कैसा है? और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसका रंग, रूप और खुशबू भी। ये असली मीट है, ये सोचने में ये मेरे दिमाग को किस तरह धोखा देता है। दूसरा सवाल, क्या ये अच्छा है? अगर ये धोखा दे रहा है तो इसके अंदर क्या है? क्या ये किसी तरह का लैब में बना खतरनाक केमिकल है? और ये भी कि ये असली बर्गर के मुकाबले में कितना प्रोटीन देता है। और तीसरा सवाल, क्या ये धरती के लिए अच्छा है? वैसे तो मैं जानता हूँ कि ये अच्छा है, लेकिन क्या ये बस थोड़ा अच्छा है या फिर बहुत ज्यादा अच्छा है? अब मेरे लिए बड़ी प्रेरणा ये है, और मुझे लगता है कि मेरे मीट खाने वाले सभी साथी इस बात से सहमत होंगे कि ये जो फैक्ट्री फार्म्स का कॉन्सेप्ट है वो अच्छा नहीं है। जैसे कि इन गायों का जिंदगी में कभी घास ना देख पाना, और पिग्स जो ज्यादातर डॉग्स की तुलना में ज्यादा समझदार होते हैं लेकिन भीड़ भरे कंक्रीट के घरों में अपना पूरा जीवन गुजारते हैं। ये कारखाने कुशल हैं, इनका तरीका पैसा बचाने के लिए अच्छा है, जानवरों की भलाई के लिए नहीं। मुझे आपका मूड बिगाड़ना नहीं है, लेकिन मुझे इन सब के बारे में सोचना अच्छा नहीं लगता जब मैं अपने चिक-फिल बर्गर खा रहा होता हूँ। अब चाहे इसे झूठी तसल्ली समझे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास कोई अच्छा विकल्प नहीं था। मतलब पहले तो हम इसे वेजी बर्गर कहते थे, लेकिन मुझे ये किसी भी एंगल से एक बर्गर नहीं लगता। लेकिन पिछले कुछ सालों से उनकी स्ट्रेटेजी है मेरे जैसे लोगों को टारगेट करना, यानी उन्हें जितना हो सके उतना असली मीट की तरह बनाना, ताकि हम भी प्लांट बेस्ड बर्गर खुशी खुशी खाना चाहें। तो उनका लक्ष्य है कि अगर मैं नॉन वेज छोड़कर अपने समर बारबेक्यू में शाकाहारी खाना रखता हूँ, तब भी मुझे अपने दोस्तों के साथ बर्गर के पूरे मजे लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ अब चलते हैं पहले सवाल का जवाब ढूंढने, इस पैटी को ग्रिल पर रखकर। आवाज तो बिल्कुल बर्गर जैसी है और इसकी खुशबू भी, और आप देख सकते हैं इसकी चर्बी गिरते हुए जो लपटों को भड़का रही है। फिलहाल तो मुझे इसे और किसी असली मीट वाले बर्गर को ग्रिल करने के बीच कोई फर्क नहीं दिखा। इसे चाटने पर तो कोई नहीं कह सकता कि इस पर मीट नहीं लगा है। ठीक है, इसे काटने का अनुभव बिल्कुल किसी असली बर्गर की तरह है, लेकिन इसे टेस्ट करने से पहले मुझे ये जानना है कि आखिर इसके अंदर क्या है। और उसके लिए मैं 2 कंपनीज के पास जाऊंगा जो इन्हें बनाने में माहिर हैं, बियॉन्ड मीट और इम्पॉसिबल फूड्स। बियॉन्ड मीट में उन्होंने सबसे पहले मुझे वो लैब्स दिखाई जहां ये रिसर्च करते हैं। क्या यहाँ पर ये सारे असली साइंटिस्ट हैं या कोई एक्टर्स हैं? ये सब साइंटिस्ट हैं। हाँ, ये जुरासिक पार्क की उस सीन की तरह लग रहा है जहाँ वो पहले टूर देते हैं। और अंदर जाते ही उन्होंने मुझे उनके बर्गर बनाने वाली सभी मुख्य चीजों की एक ट्रे दिखाई, जिससे मेरे मन को शांति मिली। वो न केवल स्वाद पर काम करते हैं, बल्कि उनके पास एक पूरी टीम है जो उन बर्गर्स की बनावट, रंग, खुशबू, ग्रिलिंग की आवाज, यहाँ तक कि कैलोरीज और प्रोटीन की समान मात्रा पर भी काम करते हैं। उनका लक्ष्य है इन्हें इतना असली जैसा बनाना कि मेरे जैसे लोग भी मीट खाना छोड़ दें। तो ये है उसके रंग के लिए, चर्बी के लिए कोकोनट और सनफ्लावर ऑयल ताकि वो ग्रिल पर सिजल करे, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आलू, और फिर ये सब प्रोटीन के लिए जिसमें से ज्यादातर मटर से आता है। ये बर्गर्स आपके लिए बेहतर हैं क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, लेकिन उनमें नारियल के तेल से बना फैट होता है, इसलिए आपको इसे बिना ड्रेसिंग के सादे सलाद जितना हेल्दी नहीं समझना चाहिए। पूरा टूर करने के बाद मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा था, तो अब समय था रसोई में असली परीक्षा का। मैंने जानबूझकर इस तरह का मीट नहीं खाया है। ओके, अच्छी बात। मैंने बिल्कुल नहीं खाया, मेरे पास मौका था, लेकिन नहीं, मैंने खुद को रोका। घबराना मत, लेकिन अगले हफ्ते मैं बिल गेट्स से मिलने वाला हूँ उनके लिए खाना बनाने। तुम एक प्रोफेशनल शेफ हो ना? हाँ, मैं हूँ। तो अगले 20 मिनटों में तुम्हें अपने दिमाग का सारा ज्ञान निकाल कर मेरे दिमाग में डालना होगा, ओके? हमने शुरुआत की इटालियन सॉसेज से, जो ऑफ कोर्स पौधों से बना था, और शेफ क्रिस ने मुझे बिल गेट्स को इम्प्रेस करने के लिए ग्रिल पर कुछ करतब दिखाए। मुझे डर लग रहा है। चीयर्स। ओके, चीयर्स। अगर फ्लेवर को साइड भी करें, मेरे हिसाब से बिल गेट्स को इसका जूसीनेस पसंद आएगा। मेरा ये बता पाना नामुमकिन था कि मैं असल में असली मीट नहीं खा रहा। ये बहुत अच्छा है। चीयर्स। चीयर्स। ये बहुत ही अच्छा है, एक और बाइट लूंगा, ये काफी अच्छा है। शुक्रिया। फिर हमने बनाया उनका बर्गर,
जो कि उतना ही अमेजिंग था। सच में जब इसमें बर्गर का पूरा सामान होता है तो बता पाना नामुमकिन है। बिल्कुल नामुमकिन है। उसके बाद मैं गया इम्पॉसिबल फूड्स में और उन्होंने लिटरली मुझे इन कटोरियों में रखी सामग्री से खुद बर्गर बनाने इसे दिया। बनाने के लिए सबसे पहले हम पानी को Okay. सोया प्रोटीन में मिलाएंगे और फिर इसमें डालेंगे पोटैटो प्रोटीन। तो Okay. बाद में हम इसमें डालेंगे मैजिक इंग्रेडिएंट। तुम जानते हो ये क्या है? ड्रैक्युला के लिए रेड नहीं। जूस। ये हमारा खास इंग्रेडिएंट है, इसे कहते हैं हीम। इसका पूरा नाम है हीमोग्लोबिन। हीम मीट का स्वाद मीट जैसा बनाने के लिए जिम्मेदार है, जो हर अच्छा। जीवित पौधे और जानवर में पाया Okay. जाता है और तुम इसे सोया के पौधों में से निकाल सकते हो। अच्छा। इसे जानवरों से प्राप्त करने की जरूरत फिर नहीं हमने है। इसमें डाला सेल्यूलोज बेस्ड कुलिनरी बाइंडर जो सब कुछ साथ जोड़े रखेगा और आखिर में कोकोनट और सनफ्लावर ऑयल। क्या तुमने पहले भी कभी पेस्ट्रीज बनाई है? पेस्ट्रीज तो बहुत सारी बनाई हैं। तो इसे फोल्ड करो और दबाओ। अब मेरे हाथों का कमाल देखना। तुमने अभी एक इम्पॉसिबल बर्गर बनाया है। मतलब ये करीब 5 होंगे है 5 ना, बोल्स। हाँ, जिसमें से एक पानी था। जिसमें से एक पानी था। तो अब वक्त आ गया है इनमें से किसी एक को पकाने का। 96% लोग जो हमारे प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर रहे हैं वो असल में मांसाहारी हैं। यानी मेरे जैसे लोग आपके टारगेट हैं। मेरे लिए अगर खाने में मीट नहीं है तो वो खाना ही नहीं है। जब ये आपको वही सारी चीजें देता है जो मीट में है, तो इससे ये साबित होता है कि हम उन मीट खाने वालों के लिए एक अलग हाँ। ऑप्शन दे रहे हैं, वो भी बिना सही किसी कहा। समझौते इससे के। एक और बात सामने आती है। मीट को काफी समय से एक असली मर्द का खाना कहकर एडवर्टाइज किया गया है क्योंकि असली मर्द प्रोटीन खाते हैं। ये मर्दों का खाना है, असली मर्द की असली जरूरत। खाओ तो मर्दों जैसे। लेकिन सच ये है कि मेरे जैसे मीट खाने वालों को भी लगभग आधा प्रोटीन पौधों से मिलता है। ऐसी चीजें खाकर जिनमें हो बीन्स, मटर, नट्स या फिर होल ग्रेन्स जैसे मकई, चावल और ओट्स। इनफैक्ट काफी प्रोफेशनल एथलीट्स खुद को शाकाहारी में बदल रहे हैं क्योंकि रिसर्च से पता चला है कि ये केवल 3 हफ्तों में इन्फ्लेमेशन को लगभग 30% तक कम कर सकता है और इन्फ्लेमेशन वर्कआउट के बाद रिकवरी मुश्किल कर देता है। तो अगर एक प्लांट बेस्ड डाइट अच्छा है, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, कायरी अर्विंग, लुइस हैमिल्टन, विनस और सेरेना विलियम्स, नेट डियाज और ऐसे कई और एथलीट्स के लिए, तो ये जरूर मेरे और मेरे वीकली सॉकर गेम्स के लिए भी अच्छा ही होगा। Ballin' like Curry. आप इसका इस्तेमाल किसी भी ट्रेडिशनल ग्राउंड बीफ की जगह पर कर सकते हैं, तो टाकोस, लजानिया, मीट बॉल्स, जो आप चाहे। मजा आ गया। ये एक प्लांट बेस्ड बर्गर है और देखो मैंने यहाँ कितनी गंद फैलाई है। और बेशक मुझे उनके बर्गर्स भी काफी ज्यादा पसंद आए, लेकिन मुझे लगता है बिल गेट्स को खिलाने के पहले मुझे इसे और भी लोगों पर टेस्ट करना चाहिए। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को एक लोकल रेस्टोरेंट में इनवाइट किया जहाँ ये बर्गर्स मिलते हैं। लेकिन आप बड़ों पर हमेशा भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो मन रखने के लिए झूठ बोल सकते हैं। ये सच में बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरी ओर ये बच्चे मुंह फट होते हैं, तो हमने उनके लिए भी प्लांट बेस्ड बर्गर्स मंगाए। ये बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने खाने के बाद तक उनसे ये बात छुपाई रखी। कैसा लगा तुम्हें? ये बहुत टेस्टी है। इस बर्गर में जरा भी मीट नहीं है। रुको, क्या? ये झूठ है ना? प्लांट्स। क्या? ये एक प्लांट बर्गर है। तुमने एक प्लांट बर्गर खाया। नहीं, मतलब ये मीट नहीं है, सब्जियां हैं। ये टेस्ट में बहुत जूसी था। और अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट मैं बिल गेट्स से मिलने गया अपने कुकिंग स्किल्स को टेस्ट करने और ये देखने की क्या वो मेरे सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो मैं बिल गेट्स की रसोई में हूँ, वो अगले 1 घंटे में यहाँ होंगे और मैं चला सामान लेने। ऑलराइट बिल, कैसे हैं हे, आप? आपसे मिलकर कैसे अच्छा हो लगा। तुम? मैं आपके किचन में कुछ बना रहा था बढ़िया। और मुझे दरअसल आपसे बात करनी थी प्लांट बेस्ड मीट पर और मैंने सोचा कि हम उन्हें खाकर भी देख सकते हैं ना। श्योर। और तुलना के लिए मैं जानता हूं कि आपको डिक्स बर्गर्स बहुत पसंद हैं, तो शुरुआत करने के लिए मैंने सोचा कि हम इसका एक बाइट लें। ये है असली चीज। हाँ, ये असली मीट है। मैं सिएटल से नहीं हूँ, इसलिए शायद मुझे ये बर्गर्स उतने पसंद नहीं आए। सबकी अपनी पसंद होती है। सही कहा आपने। और अब बारी थी मेरे बर्गर्स की। तो क्या लगता है आपको? काफी अच्छा है, मतलब पहले की तुलना में तो बहुत ही अच्छे हैं। यानी उनका पहले वाला वेजी बर्गर? हाँ, इसकी क्वालिटी और बेहतर होती जाएगी। वो प्लांट बेस्ड बर्गर्स में और सुधार लाने वाले हैं। वो दावा करते हैं कि आगे इनमें फर्क करना और मुश्किल होगा। अगला था मेरा खास इटालियन सॉसेज। वाओ,
ये तो काफी अच्छा है। और फिर इस सब के बाद मुझे लगता है कि मैंने अपने पहले 2 सवालों का जवाब ढूंढ लिया है, तो मैंने उनसे अपना तीसरा सवाल पूछा। एग्रीकल्चर सेक्टर लगभग 18% एमिशन का कारण है, लेकिन लाइव स्टॉक करीब उस 18% का आधा है, वाह। और उसका लगभग सारा ही मीट है। क्या इसका कारण उनका पादना या डकार है? वैसे तो डकार थोड़ी ज्यादा है। ओके। ये सच में अच्छा, दोनों का है। मिक्स है। ओके। इसे समझने के लिए मानिए वो अकेला सेक्टर इतनी ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ता है जितनी गैसेस कार्स, ट्रक्स, ट्रेन्स, शिप्स और प्लेन्स मिलाकर भी नहीं छोड़ते। पता चला कि गाय बनाने में बहुत सामान लगता है। बहुत इनसफिशिएंट, खास करके बीफ। 8 के रेशियो में 1। आप उस गाय को सही खिलाने कहा। के लिए 8 कैलोरीज का उपयोग करते हैं, क्योंकि आप उस गाय के लिए हड्डियां और जीने का भी निर्माण कर रहे हैं। अब ये एक ऐसी बात थी जिसके बारे में मैंने पहले नहीं सोचा था। जरा सोच कर देखिए, हम इंसान हैं और हमें सूरज से शक्ति मिलती है। हम पौधे खाते हैं लेकिन उन्हें सूरज से एनर्जी मिलती है। अब आप कहोगे लेकिन हम तो जानवर भी खाते हैं, लेकिन उन्हें भी पौधों से ही शक्ति मिलती है और पौधों को मिलती है सूरज से। जब सूरज से हमारी ऊर्जा प्राप्त करने की बात आती है तो जानवर सिर्फ एक इनएफिशिएंट मिडिल मैन है। एक दिन में हमें अपनी कैलोरीज या एनर्जी का करीब 10% मीट से मिलता है। ये तब तक सही लग सकता है जब तक आप ये नहीं देखते कि उस 10% को बड़ा करने के लिए बचे 90% की तुलना में कम रिसोर्सेस लगते हैं। यदि आप यूएस में जानवरों की फैक्ट्री के द्वारा ली गई जमीन को मिलाते हैं तो आपको ये मिलेंगे, और करीब इतनी सारी जमीन उन रिसोर्सेस के लिए जिनको खाकर जानवर बड़े होते हैं, और वो सब हमारे मिडिल मैन के लिए हैं जिनको खाने पर 10% एनर्जी मिलती है। अब इसकी तुलना करें फसलों को उगाने के लिए दी गई जमीन से, जिन्हें हम डायरेक्टली खाते हैं। यानी इतनी छोटी सी जमीन से हमें रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए एनर्जी का 90% मिलता है। और इन रिसोर्सेस में एक हमारा पानी भी आता है। 24 हैमबर्गर पैटीज बनाने के लिए हमें उतना पानी लगेगा जितना कि इस पूल में है, और इतने ही पानी से हम होल ग्रेन ब्रेड के 75 पैकेट्स और पीनट बटर के 30 जार्स बना सकते हैं। तो अगर मैंने एक स्वादिष्ट पीनट बटर सैंडविच बनाया जिसमें एक पैटी की तुलना में कैलोरीज और प्रोटीन्स दोनों की लगभग समान मात्रा होती है, और मैं दिन में 2 खाऊं, तो मीट मेरे लिए 1 हफ्ते से थोड़ा ज्यादा टिकेगा और वो सैंडविचेस लगभग 1 साल से थोड़ा ज्यादा चलेंगे। तो ये उतनी ही मात्रा में रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है और मुझे उसके जितने ही कैलोरीज और प्रोटीन देता है, लेकिन उनमें से एक मेरे लिए 1 साल तक चला है क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफर करने का ज्यादा एफिशिएंट तरीका है। और इसीलिए प्लांट बेस्ड डाइट नेचुरल रिसोर्सेज के यूज का काफी ज्यादा एफिशिएंट तरीका है। हम दुनिया भर में 3.5 बिलियन से ज्यादा लोगों को खाना दे पाएंगे अगर सब वो खाएं जो वो अपने जानवरों को खिलाते हैं। और इसे समझना जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे लोग अमीर होते हैं उन्हें मीट की आवश्यकता ज्यादा होती है। अगर हम कुछ ना करें तो ये सेक्टर आगे भी बढ़ता ही रहेगा। तो आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन का बढ़ना अकेला ऐसा कारण नहीं है, बल्कि जैसे जैसे लोग मिडिल क्लास सेक्शन से आगे बढ़ते हैं वो मीट खाना पसंद करते हैं। और ये बात सच है, ये आप जान सकते हैं जब आप पिछले 50 सालों में खाए गए मीट के ग्राफ को देखें। जितनी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, अगर मीट की खपत ऐसी ही बढ़ती रही तो आगे संभालना बहुत मुश्किल होगा। कुछ दशक पहले मीट को लग्जरी भोजन माना जाता था, लेकिन अब ये एक जरूरत है दुनिया के बढ़ते हुए लोगों की। इनफैक्ट मांग इतनी बढ़ रही है कि अब अमेज़न में किसानों को उस जगह को साफ करके उसे एनिमल फार्म्स में बदलना ज्यादा सही लगता है। हम अमेज़न की 20% जमीन हमेशा के लिए खो चुके हैं, और ये हमारा डबल नुकसान है क्योंकि अब इसका मतलब है न केवल गायों की पाद एटमॉस्फेयर में जाएंगे, लेकिन उन पेड़ों को जलाने पर उनके अंदर जमा सारा कार्बन ग्रीन हाउस CO2 गैस के रूप में वापस वातावरण में चला जाता है। सच कहें तो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा नुकसान ज्यादातर गरीबों को ही होता है। वो किसान जिनके घर इक्वेटर के काफी करीब है, और ये सारी गर्मी और बाढ़ और ड्रॉट्स हम में से सबसे ज्यादा इन्हीं को होगी। अगर आप लोगों को कुछ करने से रोकते हो, मीट मत खाओ, गाड़ियां मत चलाओ, घूमने मत जाओ, ये उनके लिए एक इतना बड़ा बलिदान है जिसे सभी लोगों को मिलकर करना पड़ता है कि इनोवेशन के बिना हम बहुत जल्द 2 डिग्री से आगे बढ़ चुके होंगे। और आखिरी बात पर जरा ज्यादा गौर करना, बिल गेट्स ये आज इस इनोवेशन की बात कर रहे हैं वो प्लांट बेस्ड मीट ही है, और मैं इस बात से खुश हूँ कि जैसे जैसे प्लांट बेस्ड मीट की मांग बढ़ेगी उनकी कीमत नीचे आएगी, असली मीट से भी बहुत नीचे। तो ना सिर्फ खाने का एक्सपीरियंस मीट जैसा होगा, बल्कि हमारे लिए अच्छा है, जानवरों के लिए अच्छा है, और धरती के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और इसका दाम असली मीट से आधा होगा। इससे फैसला लेना आसान हो जाता है ताकि ज्यादातर लोग शाकाहारी बन सकें। अच्छा, तो इन सब का क्या मतलब हुआ? अब क्योंकि मेरे पास मेरे सवालों के जवाब हैं, मैं क्या करूंगा? सच कहूं तो मुझे इन फैक्ट्री फार्म्स के बारे में सोचकर बहुत बुरा लगता है, और ये देखकर भी कि गायों के लिए अमेज़न को जलाया जा रहा है। लेकिन साथ ही मैं इन गरीब दूर दराज के किसानों को दोष नहीं दे सकता जो ग्रीन हाउस गैसेस से अनजान अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक मीट की मांग ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम अपने धरती माता का बचाव करें। सबसे इफेक्टिव चीज जो हम कर सकते हैं वो है उस मांग को कम करना। इसके बाद भी मैं वीगन नहीं हूँ।
मैं तो किसी प्लांट बेस्ड डाइट पर भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने मीट खाने की अपनी मात्रा आधे से भी कम कर दी है और मुझे अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे मैंने अपने दिमाग से ये बात निकाल दी कि खाना उसी को कहते हैं जिसमें किसी तरह का मीट डाला गया हो। तो अगर इस वीडियो का कोई भी पार्ट आपको छू गया तो मैं कहूंगा अगर मेरी बात नहीं माननी तो खुद ही ट्राई कर लीजिए। आप हजारों रेस्टोरेंट्स में प्लांट बेस्ड मीट के ऑप्शंस पा सकते हैं, यहाँ तक कि बर्गर किंग और कार्ल्स जूनियर में भी। ज्यादातर ग्रोसरी स्टोर्स में उनके लिए एक डेडिकेटेड सेक्शन होता है ताकि आप इसे घर के बने हेल्दी खाने में इस्तेमाल कर सकें। जरूरी नहीं है कि आप दोनों में से एक चुने, मतलब आप या तो मीट छोड़ देंगे या रॉन स्वानसन बन जाएंगे। अगर ज्यादातर लोग सोमवार को मीट खाना छोड़ दें तो इससे मांग पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। विश्व स्तर पर हमारे सामने आने वाली कुछ चुनौतियां मुश्किल लग सकती हैं, इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि साइंटिस्ट्स हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं और इनोवेशन ला रहे हैं ताकि हमारे लिए सही फैसला लेना आसान हो जाए। मुझे उम्मीद मिलती है कि हमारा भविष्य सेफ है और मुझे अपना हिस्सा करने के लिए प्रेरित करता है। मैंने सभी खतरनाक क्लाइमेट प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा, उनमें से लाइफ स्टॉक उसका सबसे बड़ा कारण था। अब क्योंकि इन जैसी कंपनीज इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, मैं कहूंगा कि स्टील और सीमेंट दो ऐसी समस्याएं हैं जिनके ऊपर अभी मेरा ध्यान है। अगर कोई समस्या को हल करने के लिए अपना सिर खुजला रहा है तो मुझे लगता है कि दुनिया आभारी है कि बिल गेट्स हमारी मदद कर रहे हैं। इसलिए आज मैं पूरी दुनिया की ओर से आपके इस काम के लिए आपको शुक्रिया कहता हूँ। मैंने सेलिब्रेशन के लिए पिज्जा रोल्स भी बनाए हैं, आपको पिछला साल याद है ना? रुकिए, ये फ्रोजन है, आप इसे थैंक यू। ये बस एक प्रॉप है, ये खाने के लिए नहीं है। तुमने मुझसे झूठ बोला मार्क रॉबो।